नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं एनडीटीवी एमपीसीजी। और आज हम बात करने वाले हैं आम बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े चौंकाने वाले ऐलान किए। यह बजट मिडिल क्लास को खुश कर देने वाला बताया जा रहा है। बजट में 12 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को दिए गए क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा भी बढ़ा दी गई है। किसानों को नौकरी पेशा को तो सौगात मिली ही है, इसके साथ साथ क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किसके लिए क्या सौगात है, यह सब हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ पॉइंटर्स भी आपको बता देते हैं कि इस बजट में किसके लिए त्रिवेणी बही है। स्टार्टअप के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जब 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे तो मतलब रोजगार भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी। मेडिकल में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 23 आईआईटी कॉलेजों में 6500 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 नई सीटें होंगी। ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी मनुस्मृतियों को डिजिटलाइज किया जाएगा। स्किल के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। किसानों के लिए क्या क्या है आपको बताते हैं। क्रेडिट कार्ड से लिमिट 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। धनधान्य कृषि योजना 100 जिले जोड़े जाएंगे। धनधान्य योजना से 1.7 करोड़ लोगों को लाभ होगा। डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन होगा। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में 3 यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी। बिहार को सौगात दी गई है, चुनाव है, मखाना बोर्ड की स्थापना वहां पर की जाएगी। शिक्षा के लिए बड़े ऐलान क्या आपको बताते हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए अलग योजना है। सभी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। 2014 के बाद बने 5 आईआईटीज में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो ये हमने आपको बताया कि इस बजट में मोटा मोटा क्या है। जल्दी जल्दी में हमने आपको सारे पॉइंटर्स बता दिए हैं और अब सीधा हमने मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और नंदन नरूला जी के साथ साथ हमें तेज कुलपाल सिंह पाली जी, अध्यक्ष भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स भी ज्वाइन करेंगे। कपिल होलकर जी, अर्थशास्त्री, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। नरूला जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले जरा चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला से जरा पता करते हैं। सर, सुबह जब आपसे बात हुई थी तो उस वक्त ताजी ताजी घोषणा थी। अब तक काफी स्टडी आप कर चुके होंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूं, इस बजट को कैसे देखते हैं, कितने नंबर देते हैं? देखिए, अगर हम बजट को टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो बोल सकते हैं कि सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास के लिए ये अपेक्षाओं से ज्यादा था। हाँ, कुछ हमारी उम्मीदें थी। आप ही के चैनल पे एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ टैक्स रिडक्शन होने चाहिए या कैपिटल गेन्स में कुछ रिडक्शन की अपेक्षा की गई थी ताकि स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टर्स को कुछ राहत मिले। वहां पे हमें अभी इस बजट में कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला है। बट अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नौकरी पेशा लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का है, उनके लिए जरूर यहाँ पे एक बहुत बड़ी राहत है। 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का लगभग इनकम टैक्स जो है मिडिल क्लास व्यक्ति का, डिपेंडिंग अपॉन वो किस आयकर के स्लैब में आता है, उसकी यहाँ पे बचत होनी जो है वो तय है न्यू टैक्स रेजिम में। और अगर मैं टैक्सेशन के अलावा बाकी घोषणाओं की बात करूं तो स्वागत के योग्य हैं। डिफेंस सेक्टर में जरूर मैंने देखा कि थोड़ा सा बजट एलोकेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, आपने भी अभी बताया कुछ पॉइंटर्स स्टार्टअप से रिलेटेड, आईआईटी में सीट बढ़ाने से रिलेटेड, सो ये सारे वेलकम मूव है। इन सबकी जरूरत है हमारी इकोनॉमी को। अगर हम यहाँ पे दुनिया के विकसित देशों में अपना नाम लाना चाहते हैं तो बजट सराहनीय है। अंक बहुत अच्छे दिए जाएंगे इसे। ठीक, मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करूंगा सर कि आप स्पेसिफिक नंबर दें। आपने कह दिया, मैंने मान लिया। कपिल होलकर जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे अर्थशास्त्र समझते हैं। कपिल जी, आपसे मेरा सवाल यह है सर, पीएम मोदी ने बजट के बाद कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत को तेजी देने वाला बजट है। तब जबकि तमाम दुनिया में हर देश चाहता है कि उसके यहां प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम हो। भारत की भी यही सीख, भारत की भी यही कोशिश। सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या इस बजट के जरिए देश में डोमेस्टिक कस्टमर की परचेजिंग पावर इतनी बढ़ाने की कोशिश की गई है कि मैन्युफैक्चरर्स का ज्यादातर माल यहीं खपे, जितना बड़ा हमारा जो कस्टमर रेंज है उसमें इजाफा हो और एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़े, ना कि इंपोर्ट की तरफ?
बिल्कुल। देखिए, ये ना समय की, ये कहें कि डिमांड था, ये इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, हम्म। कि जो कंजम्पशन पिछले वर्ष 1 साल से स्लो डाउन हुआ था हमारे यहाँ पे, और खासकर कोविड के बाद से जो अचानक से उछाल आया था, हम्म। उस उछाल के बाद से पिछले 1 वर्ष में अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, टूरिज्म हो, रिटेल हो, सभी जगह कहीं ना कहीं काफी गिरावट देखने को मिल रही थी। वो उसको देने के लिए, उसको एक स्पीड अप करने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी था कि आम जनता के हाथ में पैसा दिया जाए। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी, मिडिल क्लास के साथ साथ जो किसान वर्ग है हमारे, जो हम्म। गांव में लोग रह रहे हैं, जो फार्म एंड नॉन फार्म इनकम पे डिपेंडेंट है, उनको भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने की जरूरत थी, क्योंकि वहां से कहीं से कंजम्पशन नहीं आ रहा था। एक्चुअली जो जो इकोनॉमी में पिछले 2-3 वर्षों में जो सरकार ने किया, उसके कारण से ऊपर के लेवल पे, जो हम कहें कि अपर मिडिल क्लास और सुपर रिच, उस लेवल पे समृद्धि बढ़ती गई। नीचे के लेवल पे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों के पास में इनकम उस गति से नहीं बढ़ी जिस गति से महंगाई और खर्चे बढ़ते गए। हम्म। सरकार को इस वक्त जो कंजम्पशन या जो कमी आई, उस कमी को में ग्रोथ लाने के लिए ये जरूरी था, और उन्होंने इस बार इसको प्रायोरिटी दी। बजट की शुरुआत जो भाषण की हुई, उससे ये दिशा तय हो गई थी कि अब बजट कहाँ जाने वाला है। और यही वित्त मंत्री महोदया ने किया कि जो समय की मांग थी उसको उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया। तो मेरा मानना है कि ये सरकार ने इस बार जो बजट देख के मुझे ऐसा लगा कि सरकार को जो हर वर्ग से सुझाव मिले, सरकार ने उन सुझावों पे काम किया, और हर वर्ग को थोड़ा थोड़ा जो जो राहत दे सकते थे वो हम्म। राहत देने का काम किया। मिडिल क्लास कई वर्षों से ये मांग कर रहा था कि उसे छूट मिले, और वो छूट दी गई, जो किसी न किसी फॉर्म में हमारे कंजम्पशन को बढ़ाएगी। जो इस समय मांगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कैपेक्स होगा, प्राइवेट कैपेक्स होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अगेन, तो ये एक जो साइकिल है, ये जो हम्म। चेन हमारी साइकिल रुक गई थी, ये कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि इसमें एक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक। इस पैनल में मुझे लगता है कि एक नंदन जी ही हैं। शायद उनकी और मेरी उम्र आसपास ही होगी। अदरवाइज सीनियर पैनल मेरे साथ है। मैंने ये क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। आप अर्थशास्त्री हैं और खास तौर पर रूरल एक्सपर्ट हैं, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने समझाने में एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, मैं आपका चर्चा में स्वागत करता हूं। राजाराम त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल यह है सर, 1997 में मेरी उम्र करीब करीब 9 साल रही होगी। तब मैं शायद कहीं बैट बल्ला लेकर कहीं मैच खेल रहा हूंगा, मुझे बजट से ज्यादा समझ उस वक्त नहीं आता था। लेकिन जब बाद में चीजें पढ़ाई की तो पता लगा कि 1997 का चिदंबरम का बजट ड्रीम बजट कहा जाता था। उस वक्त हम उसके भले ही साक्षी ना बने हो, लेकिन क्या आज के बजट की तुलना 1997 के उस ड्रीम बजट से की जा सकती है? क्या आज हम उसके साक्षी बने हैं? देखिए, आज का जो ये बजट है, निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लिए, सैलरी पेड लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। एक बड़ी कर राहत अ, मिली है, जिसकी ओर पिछले कई वर्षों से वो देख रहा था। मैं ये एक अभूतपूर्व बजट, ऐतिहासिक बजट, ड्रीम बजट एक कहने की एक कवायद हो गई है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं चूंकि सीधे सीधे कहूंगा कि 61% जनसंख्या एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी है, हम्म। और लगभग 100% जनता के 2 जून की रोटी किसानों के पास से आती है। हम्म। तो उसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, लगभग 1,75,000 करोड़ किया गया है। पिछले वर्ष 1,52,000 करोड़ किया गया था, 23,000 करोड़ की बढ़ोतरी है, जबकि इसके पिछले साल 27,000 करोड़ की बढ़ोतरी थी। तो उस लिहाज से मैं देखूं तो कटौती की गई है मुद्रास्फीति को देखते हुए। और अगर मैं तुलनात्मक रूप से बात करूं तो सड़कों के लिए और लगभग 2.9 लाख करोड़ के प्रावधान है, और रेल के लिए 3 लाख करोड़ के। तो उसकी तुलना में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जिसमें चाहे एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं, एमएसएमई भी तब आगे बढ़ेगा जब कच्चा माल आएगा, जो कि 80% एग्रो सेक्टर के ऊपर है। ठीक है, लॉजिस्टिक भी तब बढ़ेगा जब ये इस सेक्टर में प्रोडक्शन आएगा। तो हाथी के पैर में सबका पैर पाँव कहते हैं। तो एग्रो सेक्टर को जो बूस्टअप दिया जाना था,
मैंने सकल मतलब कितना दिया है वो बता दिया आपको, और कितना प्रतिशत दिया गया। लगभग 3 से 4% हम दे रहे हैं 61% जनसंख्या को। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि जितनी योजनाओं की बात की गई, चाहे धन धान योजना की बात कही गई कि भाई 100 जिले के 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। 800 जिले हैं आपके पास, 800 जिलों यानी अंतिम जिले में आप 8 साल बाद पहुंचेंगे। ठीक है। वैसे ही कपास योजना 5 साल की पैकेज की बात की गई, राशि के बारे में कोई चर्चा नहीं, क्या प्रावधानित आप करेंगे। दाल में निर्भर होने की बात बहुत अच्छी है, मैं स्वागत करता हूं। दाल के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है, आप जो 6 साल का जो रोड मैप बना रहे हैं, बजट क्या प्रावधानित करते हैं। एमएसपी की बार बार बात होती थी, एमएसपी पे मैं बार बार कहता हूं कानून लाया जाना था, हम ये नहीं कहते सरकार क्या करेगी। क्या हम राजाराम कहते जो त्रिपाठी जी, किसानों को ये कहना कि आप दलहन तिलहन उगाइए और जितना उगाएंगे उतना एजेंसीज खरीदेंगे, क्या ये पर्याप्त नहीं है या आप उस पर और छूट की मांग करते हैं? अब तो खैर बजट आ गया। मैं पहली बात बिल्कुल छूट की बात नहीं करना, बात को समझने की कोशिश करना है कि सरकार तो जो कुछ खरीदती है, सरकार बेचारी तो एमएसपी पे ही खरीदती है। हमारा उस पे तो कोई झगड़ा है ही नहीं। हमारा कहना है जो व्यापारी खरीदते हैं उनके लिए कम से कम आप ये तय करो कि एमएसपी से कम पे खरीद न होने पाए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या दीवार पे लिखी एक सुभाषितानी है, एक सदवाक्य है कि उसको पढ़ के व्यापारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से पैसे दे देगा। तो जिस तरह से अभी इनकम टैक्स का कानून अगले हफ्ते लाने की बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि एमएसपी पर एक कानून जरूर ले आएंगे, या हो सकता है आगे ले आए। दूसरी बात थी एमएसपी के अलावा किसान सम्मान निधि की। संसद की समिति ने अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, उसने राय दी थी कि इसको 6,000 से बढ़ा के 12,000 किया जाए। संसदीय समिति ने, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस पे चर्चा की जाएगी। तो ये वहां 1 रुपया बढ़ाने की बात तो छोड़िए, बल्कि 13.5 करोड़ लोगों को पहली किस्त मिली थी किसान सम्मान निधि की, और धीरे धीरे घटते घटते और लगभग आधे किसान बचे, बाकी छाट दिए गए। आधे बेनिफिशियरी आधे गायब हो गए। ये खेती की जितनी योजनाएं इस बजट में दिख रही हैं, केवल बिहार की ओर दिख रही हैं। मुझे खुशी की बात है कि कम से कम किसी राज्य के लिए आप सोच रहे हो, भले चुनाव के चलते आप उनको दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी देश के किसान को ये सुधारों की जरूरत नहीं है। दीर्घकालिक सिंचाई योजनाएं मैं कहां इस है? पर आता हूं आपके पास राजाराम त्रिपाठी जी, क्योंकि सवाल फिर दूसरे तरह से अगर कहेंगे तो यह भी है कि अगर मखाना के लिए अगर आयोग बनाने की बात हुई है तो बिहार का किसान भी देश का ही किसान है। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि देश के बाकी किसानों के लिए क्या, तो उसमें यह तो खैर कोई नई चीज है नहीं कि चुनाव से पहले चुनावी राज्यों को सौगात देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं उस पर कपिल होलकर जी से सवाल पूछता हूं। कपिल जी, देखिए, इस बजट में यह तो मानना पड़ेगा कि अगर सबसे बड़ी राहत किसी को है तो वो टैक्स पेयर्स को है, वो नौकरी पेशा व्यक्ति को है। क्या हम एक ही बजट से उम्मीद करें कि देश के सबसे बड़े सेक्टर एग्रो सेक्टर को भी हम कवर करें, हम नौकरी पेशा को भी खुश कर लें, या इंतजार करें ईमानदारी से आने वाले कुछ बजट में कि इस बार इनका सही तो अगली बार उनका सही? देखिए, हमारे देश की स्थिति या हमारे देश में वित्त मंत्री की स्थिति उस परिवार के मुखिया की तरह है जिसकी आमदनी हमेशा उसके खर्चे से कम पड़ती है। सो मेरा मानना है कि वित्त मंत्री पिछले 2 वर्षों 3 वर्षों से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत जोर दे रही थी। इस बार उन्होंने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति थी, आप देख रहे थे कि ना एयरपोर्ट्स थे, ना फ्लाईओवर्स थे, ना ब्रिजेस थे, वहां पे उन्होंने जोर दिया। इस बजट में आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्लो डाउन किया गया है, वहां पे कमी करी गई है। और जो जरूरत है, जिस समय की जरूरत थी, कि जो थोड़ा बहुत जिस जिस सेक्टर को देने की जरूरत थी, वहां उन्होंने देने का प्रयास किया है। तो आप ये मान के चलिए कि हमारे जैसा देश जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा फर्क है, साथ ही साथ एम्प्लॉयबल यूथ, एजुकेटेड यूथ और एम्प्लॉयबल यूथ दोनों का अंतर होता है, वहां बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो अलोकेशन दिया गया है, वो मुझे लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल करने का प्रयास करना चाहिए था, वो उन्होंने किया है। एक जगह थोड़ा सा मैं निराश हूं, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके कोई बात नहीं करी गई है। पीएसयूज के वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी बनी है। तो ये ऐसा समय था जब सरकार को अपने
अपनी उपक्रमों का डिसइन्वेस्टमेंट करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करना था और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उपयोग करना था। पर शायद हो सकता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट की अपनी कुछ मजबूरियां होती हों, उसके चलते ये निर्णय न लिया गया हो। इतना मैं क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या कारण हो सकते हैं। बट ये इस बजट में मुझे मिसिंग लगा कि ये एक चीज होनी चाहिए थी जहां पे ये दिखता है। बट हाँ, अगर आपका जो सवाल है कि प्रयास किया गया है, मैं मानूंगा प्रयास किया गया है किसानों को देने के लिए, मिडिल क्लास को देने के लिए। जरूरतमंद जो 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 तबका जो कंजम्पशन को ड्राइव करेगा, जो तबका छूटा हुआ था कंजम्पशन से, उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ किया गया है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, प्रयास देखिए प्रयास किया गया है और अगले बजट में हो सकता है कि उसमें और सुधार किया जाए। ठीक, उसके लिए उम्मीद संभावना ही की जा सकती है। तेज कुलपाल सिंह पाली जी अध्यक्ष हैं भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तेज कुलपाल जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। पाली जी, आपका तजुर्बा इतना है, इतने सारे बजट आपने देखे हैं। एक सवाल मैंने राजाराम त्रिपाठी जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। 1997 का बजट आपको याद होगा, पी चिदंबरम वाला, जिसे ड्रीम बजट उस जमाने में कहा गया था। क्या उसके जैसा आज का ये बजट है, या पाली जी को लगता है कि नहीं अभी इसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, उस ड्रीम बजट के बराबर अभी तो कोई बजट नहीं आया? नहीं, वैसे अभी तक जो जितने भी बजट आए हैं उसके अंदर सबसे अच्छा बजट माना जा रहा है। और बाकी कहे कि अगर इसमें कमियां क्या है, कमियां तो देखिए इंसान को जितना देंगे उतना कम पड़ता है। और इस बजट के अंदर जो मध्य वर्गीय लोगों को इन्होंने राहत दी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इन्होंने इनकम टैक्स को सरलीकरण करने का भी जो प्रयास किया है, वादा किया है, अगर वो सरलीकरण होकर डायरेक्ट टैक्स, उसको इनकम टैक्स को अब डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा, तो इसमें जो अंग्रेजों के टाइम से जो विसंगतियां चली आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो पाली जी, आपको लगता है कि जब इनकम टैक्स बचेगा व्यक्ति का, उसकी जेब में पैसे बचेंगे, तो अप्रत्यक्ष तौर पर उसका फायदा इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरर्स को ही होगा? क्योंकि अगर मेरे पास अगर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जो कि मेरी सेविंग से अलग हैं, तो जाहिर बात है मैं उससे अपने परिवार के लिए कुछ खरीदना चाहूंगा, अपने लिए कुछ खरीदना चाहूंगा, और कुछ खरीदूंगा तो या तो वो पाली जी की फैक्ट्री में बना होगा, या वो राजाराम त्रिपाठी जी के खेत से कहीं उगा होगा, या वो हो सकता है कि कपिल जी की फैक्ट्री में कहीं बना हुआ हो। तो आपको लगता है कि इनडायरेक्टली फायदा उससे मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा? बिल्कुल, हर किसी को फायदा होगा, हर रिटेलर को होगा, मैन्युफैक्चरर को होगा। देखिए, अगर पैसा मार्केट में आता है और बाजार में आता है तो उससे प्रगति होती है। उससे अगर जितना आदमी ज्यादा खर्च करेगा तो ज्यादा आदमी कमाएगा, तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देगा। तो निश्चित तौर पे अगर आदमी जो बचत को खर्च करेगा तो उसका डायरेक्ट फायदा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हर चीज डेवलप करने के लिए उपलब्ध होगा। ठीक, पाली जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नंदन नरोड़ा जी, जब पॉइंट पढ़ा मैंने तो पता लगा कि आप लोगों का काम भी बढ़ने वाला है। सरकार ने कहा कि 4 साल तक का अब आप ITR भर सकते हैं। तो एक तो तैयार हो जाइए कमाने के लिए भी, और दूसरा काम करने के लिए भी दिन रात, क्योंकि 4 हो सकता है कि किसी ने 3 साल का ITR ना भरा हो, अब वो पहुंच जाए। तो इससे होगा क्या? इससे पारदर्शिता आएगी, सरकार के पास डेटा पहुंचेगा। इसके पीछे वजह क्या समझ में आती है आपको, इस फैसले के पीछे? देखिए आसिफ जी, एक रिटर्न लगाने की एक समय सीमा कानून में दी गई होती है अलग अलग प्रकार के करदाताओं के लिए। अगर हम सैलरीड क्लास की बात करें तो उनके लिए समय सीमा 31 जुलाई होती है। उसके बाद यदि व्यक्ति से कोई रिटर्न भरने में गलती हो गई है तो रिटर्न को सुधारने के लिए एक बिलेटेड रिटर्न का भी कंसेप्ट होता है, जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर होती है। 2 वर्ष पहले सरकार एक नया कंसेप्ट लेके आई अपडेटेड रिटर्न का। अपडेटेड रिटर्न में ऐसा बोला गया कि आप यदि अपना TDS का क्रेडिट छोड़ देंगे, 25% यदि आप टैक्स के ऊपर पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपनी कोई भी आय जो आपने नहीं, जिसको आप दिखा पाए थे अपने आयकर गणना में, उसको दिखा सकते हैं। तो ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा जो 2 वर्षों की थी, उसको अब बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया है। तो अब व्यक्ति अपने पिछले 4 वर्षों के रिटर्न को भी अपडेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे टैक्स भरना पड़ेगा और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इससे फायदा ये होगा कि यदि व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी लगती है, आप लोगों को और दर्शकों को बताना चाहूंगा, आजकल AI का इस्तेमाल हो रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एआईएस और टीआईएस नाम की स्टेटमेंट देता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करदाताओं के रिकॉर्ड हो रहे हैं, सरकार के पास उनकी जानकारी है। तो करदाताओं के पास मौका है कि अगर वो कोई अपनी आय को अपने आयकर गणना पत्रक में आईटीआर में दिखाना भूल गए थे, तो अब उनके पास समय है, वो दिखा सकते हैं। केवल 25% पेनल्टी भर के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यदि विभाग आपकी वो आय को ढूंढेगा तो पेनल्टी 300% तक भी जा सकती है। तो उससे बचने के लिए अपडेटेड रिटर्न की जो समय अवधि बढ़ाई है वो एक वेलकम मूव है गवर्नमेंट का। इससे करदाताओं को फायदा ही होगा। ठीक। कपिल जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है सर कि देखिए, रोजगार बढ़ाने का सीधा सीधा तो बहुत हद तक चीजें समझ में बजट में नहीं आ रही है मुझे। हाँ, इतना जरूर है कि इनडायरेक्टली जब आप एआई सेंटर्स खोलेंगे, जब आप मखाना आयोग बनाएंगे, जब आप बाकी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, बाकी योजनाएं, तो क्या इसके जरिए से रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है? और फिर वही घूम फिर के बाद जिस साइकिल की आप बात कर रहे थे कि अगर मार्केट में डिमांड होगी तो फिर सप्लाई होगी, और अगर सप्लाई होगी तो फिर रोजगार भी होगा। देखिए, हर चीज डिमांड और सप्लाई के आसपास घूमती है। अगर हम बात करें रोजगार कब बढ़ेंगे, देखिए सरकार, एक सीमा है सरकार की रोजगार देने की। सरकार रोजगार पैदा करने में, बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं है। रोजगार पैदा करने के लिए प्राइवेट कैपेक्स, या जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा तभी रोजगार पैदा होंगे, और उसके लिए डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। अगर मेरे राष्ट्र के, मेरे देश के लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी तो जो फैक्ट्री लगा के बैठा है व्यक्ति, उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, अगर वो 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो 75-80 से ऊपर उसका कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, तो नई फैक्ट्री क्यों लगाएगा वो? 2020 के बाद में जब पोस्ट कोविड इंपैक्ट जो आया, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, स्कूटर खरीदे, घर खरीदे, इससे क्या हुआ कि डिमांड क्रिएट हुई। लोगों ने लोन लेना चालू करा, अपने खर्चे बढ़ाए, टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा, ये नया नया कंजम्पशन पैटर्न बन के उभर के आया। बट कहीं ना कहीं उसमें एक ठहराव आया। उसका कारण क्या हुआ कि उसकी जो वेज ग्रोथ थी वो हो गई सिंगल डिजिट, और क्रेडिट ग्रोथ हो गई हमारे यहाँ डबल डिजिट। वेज ग्रोथ का मतलब होता है कि जहां पे, आसिफ जी मैं आपको बताऊं कि वेज ग्रोथ होती है कि मेरी साल दर साल मेरी इनकम में ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी आमदनी, सैलरी कितनी बढ़ रही है, और उसके सामने मैं लोन कितना लेता जा रहा हूं। मेरी इनकम जो है वो मेरी जो इनकम के कंपेरिजन मेरा ब्याज लोन बढ़ता जा रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ डबल होने से मेरी आमदनी मुझे कम पड़ने लग गई, तो मैंने अपने खर्चे रोक दिए, और यहीं से कंजम्पशन कम हुआ। और कंजम्पशन कम होने से मैन्युफैक्चरर ने अपना मैन्युफैक्चरिंग को रोका, ले ऑफ होना चालू हुए, और यही से स्लो डाउन होना चालू हो जाता है। सरकार ने समय रहते इस चीज को एड्रेस करने का प्रयास किया है, रूरल सेगमेंट में भी और अर्बन सेगमेंट में भी। और यहां से अगर ये सरकार का जो प्रयास है सफल होता है, तो मेरा मानना है कि देर सवेर कंजम्पशन भी पिकअप होगा, ठीक बात। कंपनियों को ऑर्डर्स भी मिलेंगे, कंपनियां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो जब कैपेसिटी बढ़ाएंगी, कैपेक्स करेंगी, फैक्ट्रियां लगाएंगी, तो अपने आप रोजगार पैदा होगा। मैं इस पे सर एक जरा एक सवाल इसी डिमांड सप्लाई पे राजाराम त्रिपाठी जी से पूछता हूं, फिर मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। कम करना, वो सब पहले बेस तैयार आ रहा हूं सर मैं आपके पास, कपिल सर आ रहा हूं। राजाराम त्रिपाठी जी, देखिए, ये तो तय है कि चाहे आम आदमी की जेब में पैसा हो चाहे ना हो, वो सब्जी खरीदेगा, उसे आटा खरीदना पड़ेगा, गेहूं खरीदना पड़ेगा। हाँ, उसका कितना हिस्सा किसान की जेब में जा रहा है ये हमेशा डिबेटेबल एक चीज रही है, इस पे डिबेट आप जितना मर्जी कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि अब किसानों को थोड़ा सा और स्मार्ट होने की आवश्यकता है? मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो कोविड के बाद से मेरे घर में मिलेट्स की खपत बढ़ गई है। उससे पहले मैं जानता भी नहीं था कि मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या खाया जाता है। तो आपको लगता है कि जब आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा, वो अपनी हेल्थ की तरफ, आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, तो थोड़ा किसान को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वही पारंपरिक धान, गेहूं, मक्का उसी तक सीमित रहे, या कुछ नया सोचे, मार्केट को समझे, मार्केट के लोगों की जरूरत को समझे? बेशक किसानों को नवाचार की ओर देखना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई को देख के फसलें लगानी चाहिए।
इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं एक बड़े बिंदु की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूं जी। कि सरकार की एफसीआई के पुनर्गठन के समय की रिपोर्ट है सरकार की। इसी सरकार ने ही कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों का जो उत्पाद है उसको वाजिब जो मूल्य दिया जाना चाहिए लागत पे लाभ के साथ में, वो न मिलने के कारण लगभग 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि आपने साहब 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी, बड़ी अच्छी बात है। सदा आपकी सदा सहायता की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कर्जा ही तो किसानों की समस्याओं का जड़ है। ठीक है, और कर्ज के जाल में पहले ही फंसे हैं। किसान सुसाइड के रूट में जाइए तो कर्जा ही है। तो मेरा मानना यह है कि जरूरत यह है कि किसान की आय बढ़ाइए। उसके कर्ज के जाल से निकालना अगर है तो इनकम कैसे बढ़ेगी जब उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिले। तो ये आपने सही कहा कि अगर मध्यम वर्ग के जेब में पैसा डालेंगे तो किसानों को भी पैसा आएगा, आना चाहिए सिद्धांततः। लेकिन ये तब होगा जब मैंने बार बार कहा कि एमएसपी हर चीजों पे तय हो और ग्रेडिंग भी तय हो, ग्रेड के हिसाब से मिले और बाजार से नहीं, बाहर आपका न ये जाए। पॉइंट बहुत वाजिब है सर कि किसान की आपने ऋण शक्ति तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी आय बढ़नी चाहिए ताकि वो ऋण पटा सके। ऋण तो आप बढ़ा देंगे लेकिन कम से कम वो लोन चुका सके, इसके लिए उसकी आय बढ़ना जरूरी है। ये वो तमाम चीजें थी जिस पर हम बात कर रहे थे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका राजाराम त्रिपाठी जी, कपिल होलकर सर, नरूला जी, शुक्रिया आपका, और पाली साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।